Hello guys, welcome back to Be the Topper. This is part 2 of chapter 1 of Financial Markets Management of class 10th. Okay, तो हमने अपने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था? हम चैप्टर का नाम है इन्वेस्टमेंट बेसिक्स। चैप्टर 1 का पार्ट 1 हम कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप वो देख लीजिए और उसके बाद हम पार्ट 2 कर रहे हैं, आप वो देखिए, ठीक है। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट मैं जितना भी ये पढ़ाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? व्हाट आर वेरियस शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑप्शंस अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इन्वेस्टमेंट क्यों करें, कब करें, इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन किन चीज़ों को ध्यान में रखें। बट अब हम पढ़ेंगे कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए फाइनेंशियल ऑप्शन हमारे को क्या क्या मिलते हैं, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट अगर आप इसको ध्यान से देख के समझ लेंगे तो आपको कोई और वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस पर। समझ गए आप? तो चलिए शुरू करते हैं। सेविंग्स बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट क्या होता है? ये फर्स्ट बैंकिंग प्रोडक्ट ऐसा है जो कि नॉर्मल जो पब्लिक होती है वो उसको यूज़ करती है और यहाँ पे बहुत ही लो इंटरेस्ट देती है बैंक, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है देख लेते हैं। is often first banking product people use which offers low interest 4 to 5 per annum, making them only marginally better than fixed deposit। मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट से मतलब थोड़े से ही ये अच्छे होते हैं और नॉर्मल पब्लिक इनको इस्तेमाल करती है। आ जाते हैं मनी मार्केट और लिक्विड फंड्स। मनी मार्केट और लिक्विड फंड्स क्या होता है? ये एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म होती है म्यूचुअल फंड की, ठीक है। म्यूचुअल फंड बेसिकली होता है कि उसमें छोटा छोटा पैसा, जो फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट जो कंपनीज होती है वो थोड़ा थोड़ा पैसा पब्लिक से इकट्ठा करती है और उसको फिर एक जगह लगा देती है और उसके बाद जब रिटर्न आते हैं तो वो पब्लिक को मिल जाते हैं। ओके, और ये क्या है ये हम देखेंगे यार। स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड दैट इन्वेस्ट इन एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म फिक्स्ड, मतलब कि बहुत शॉर्ट टर्म फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसमें, ठीक है। और इसकी ईजी लिक्विडिटी होती है, मतलब ये बहुत जल्दी पैसे में लिक्विडिटी, मतलब कोई भी चीज़ हम कहते हैं उस ज़्यादा उसकी अगर ज़्यादा लिक्विडिटी, मतलब कि वो पैसे में, मनी में कन्वर्टेबल कितनी जल्दी हो जाता है कन्वर्ट। ओके, तो ये होती है उसकी लिक्विडिटी। तो ये हो गया मनी मार्केट और लिक्विड फंड्स। मनी मार्केट फंड यूजुअली यील्ड बेटर रिटर्न्स देन सेविंग अकाउंट, ठीक है। सेविंग अकाउंट में जितना इंटरेस्ट मिलता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है मनी मार्केट में, बट लोअर देन बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, मतलब जो बैंक की जो फिक्स्ड डिपॉजिट है उनसे कम और सेविंग अकाउंट से ज़्यादा, ठीक है। आगे आ जाता है फिक्स डिपॉजिट विद बैंक्स। फिक्स डिपॉजिट बैंक्स के संग क्या है? ये क्या लिखा है इसमें, जिसके आपको सबको पता होगा कि हमारे पेरेंट्स भी एफडी करते हैं बैंक में। तो ये क्या होता है? टर्म डिपॉजिट होता है। टर्म डिपॉजिट, टर्म का मतलब होता है टाइम, ठीक है। तो टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होते हैं डिपॉजिट। सेविंग बैंक अकाउंट में आपको कोई टाइम नहीं वैल्यू करता। बोलो आप कितने भी दिनों तक पैसा रखो, कितने भी दिनों में निकालो, बैंक आपसे ये नहीं कहेगी कि आपने इतनी जल्दी क्यों निकाली, हम आपके पैसे काट देंगे। नहीं, उसमें, क्योंकि वो टर्म डिपॉजिट नहीं है, वो सेविंग बैंक अकाउंट होता है। जो फिक्स डिपॉजिट होता है वो टर्म डिपॉजिट होता है। एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड इसका कितना होता है? 30 डेज, मतलब कि 30 डेज से कम का आप एफडी नहीं करा सकते। आप सोचो कि मैं एक दिन का एफडी करा लूँ तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये उन इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है जो कि लो रिस्क एपेटाइट है, मतलब जो ज़्यादा रिस्क बेयर नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये अच्छा होता है फिक्स डिपॉजिट बैंक के संग कराना, ठीक है। और 6 to 12 मंथ्स के लिए आप इसका इन्वेस्टमेंट पीरियड आप रख सकते हैं कर नॉर्मल करने के लिए, मतलब, ठीक है। ऑन लेस देन and may be considered for 6 to 12 months investment period, as normally interest on less than 6 months bank FD is likely to be lower than money market fund returns। आगे आ जाते हैं। ये क्या है? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑप्शंस अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, मतलब कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म में क्या फाइनेंशियल ऑप्शंस होते हैं एक भी इन्वेस्टर के पास, किसी भी इन्वेस्टर के पास जिसने वो इन्वेस्ट कर रखा है, करता है, मतलब वो कर सकता है। जब हम पढ़ रहे थे कि इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए तो उसने ये भी बोला था एक पॉइंट कि जो हमको इन्वेस्टमेंट है तो वो लॉन्ग टर्म का करना होता है, शॉर्ट टर्म का नहीं। तो इसीलिए उन्होंने बहुत सारे लॉन्ग टर्म के फाइनेंशियल ऑप्शंस आपको बताए। वो क्या है?
इसको हम ऐसे करेंगे, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स में क्या आता है, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम इज लो रिस्क सेविंग इंस्ट्रूमेंट। लो रिस्क, इसमें बहुत ही रिस्क जो होता है पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग्स करता है इंडिविजुअली इन्वेस्टर, उसमें रिस्क बहुत ही कम होता है, ठीक है। और आप इस सेविंग को कैसे अवेल कर सकते हो, किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके आप इसको वहाँ पे अपनी सेविंग्स को डिपॉजिट करा सकते हो। इंटरेस्ट रेट आपको पर एनम मिलता है 8%, जो कि मंथली पेड होता है, ठीक है। और मिनिमम जो अमाउंट है इसका है 1000, ओके। और मैक्सिमम अमाउंट की अगर बात करें तो 3 लाख अमाउंट मैक्सिमम होता है अगर अकाउंट आपका सिंगल है। पर जैसे कि जॉइंट अकाउंट भी खुलते हैं बैंक में भी, और अगर पोस्ट ऑफिस बैंक सेविंग में भी अगर आपने जॉइंट अकाउंट खुलवा रखा है तो आप 6 लाख तक जमा करा सकते हैं। इट हैज अ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, ठीक है। मेच्योरिटी पीरियड की कितनी होती है, 6 साल की मेच्योरिटी होती है। अब बोनस ऑफ 10% इज पेड एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। जब 6 साल में जब मेच्योरिटी जब उसकी हो जाती है पूरी, तो एक 10% का बोनस भी इन्वेस्टर को मिलता है, क्योंकि आपने 6 साल तक अपना पैसा पोस्ट ऑफिस को दे रखा है, उससे दिया, और उसको भी उससे बहुत सारा फायदा हुआ, तो आपको एडिशनल बोनस, एक बोनस मिलता है एक तरीके से। प्री मेच्योर विड्रॉल इज परमिटेड इफ डिपॉजिट इज मोर देन 1 ईयर। मतलब कि मान लो कि मैंने आज पोस्ट ऑफिस सेविंग कराया, कल मैं जाके कहती हूँ नहीं भाई मुझे तो मेरा पैसा वापस चाहिए, तो ऐसे नहीं हो सकता है। जब तक आपके पैसे को जमा कराए आपको पूरा 1 साल नहीं होगा, आपको पैसा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अ डिडक्शन ऑफ 5% इज लिवाइड फ्रॉम द प्रिंसिपल अमाउंट इट विड्रॉन प्री मेच्योरली। अगर आप प्री मेच्योरली अपने पैसे को निकालोगे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से, तो आपको 5% का वो लोग आप में से जो इंटरेस्ट है वो डिडक्ट कर देंगे, वो काट देंगे, ठीक है। आगे आ जाते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या है, ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग इंस्ट्रूमेंट है। इसकी मेच्योरिटी होती है 15 ईयर्स की। इंटरेस्ट इस पर भी 8% पर एनम मिलता है, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली। अब पीपीएफ अकाउंट कैन बी ओपन थ्रू अ नेशनलाइज्ड बैंक। आप किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से जाके कोई भी बंदा नेशनलाइज्ड बैंक से जाके अपना पीपीएफ अकाउंट खुला सकता है ड्यूरिंग द ईयर, किसी भी टाइम में। ऐसा नहीं है कि अप्रैल में खुलेगा या मार्च में खुलेगा या मई में खुलेगा, ठीक है। एज ओपन ऑल थ्रू द ईयर फॉर डिपॉजिटिंग मनी। और आप मनी मतलब पूरे साल में आप कभी भी अपना पैसा इसमें आप जमा करा सकते हो, ओके। और आप पीपीएफ में पैसा जमा करा के टैक्स के जो बेनिफिट होते हैं वो भी आप ले सकते हो। चलो आगे आ जाते हैं। कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट। कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है, जब कोई भी बंदा अपना फिक्स्ड डिपॉजिट करता है कंपनी के साथ, मतलब जब कंपनी पैसा लेती है तो उसको क्या बोलते हैं, कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट। दीज आर शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म बोरोइंग्स बाय कंपनी। मतलब कौन बोरो करता है, कंपनी, एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब किससे बोरो करेगी, किसी से भी। अगर मान लो कि इन्वेस्टर से अगर कंपनी बोरो कर रही है, तो जैसे कि इन्वेस्टर आके अपना फिक्स डिपॉजिट करा, तो दैट मीन्स द कंपनी इज बोरिंग मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर। तो एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कंपनी पैसा जमा कराती है, जो कि पेबल होता है मंथली। मतलब जो इंटरेस्ट है वो मंथली कंपनी को पे करना होता है, मंथली या क्वार्टरली या सेमी एनुअली और एनुअली, ओके। अब आ जाते हैं बॉन्ड्स में, ठीक है। बॉन्ड्स क्या होता है, बॉन्ड्स इट इज अ फिक्स्ड इनकम डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन। अब देखो डेट क्या होता है, उधारी। डेट का इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं उधारी। तो ये एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, मतलब कि 1 साल से ज्यादा के लिए होती है, विद द पर्पज ऑफ रेजिंग कैपिटल, कि आपको कैपिटल, अपनी पूंजी, अपने पैसे को आपको बढ़ाना है। और इसको बॉन्ड जो होता है उसको इशू कौन करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसको कोई भी इशू नहीं कर सकता है, ठीक है। उसको कौन इशू करेगा, द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन और सिमिलर इंस्टीट्यूशन सेल बॉन्ड्स, ठीक है। A bond is generally a promise to repay the principal along with a fixed rate of interest on a specified date called the maturity date। मतलब कि जो बॉन्ड होता है वो एक प्रॉमिस, इट्स जस्ट लाइक अ प्रॉमिस टू रीपे द प्रिंसिपल। मतलब प्रिंसिपल जो अमाउंट होता है, मान लो कि मैंने 10,000 रुपए के बॉन्ड खरीदे, तो ये तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। बट जब मुझे एक मेच्योरिटी डेट पे जब मुझे मेरा जब पैसा मिलेगा, तो मुझे उसके संग एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है। ये बॉन्ड में आपको ये बात याद रखने की,
फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब आप इक्विटी में पैसा लगाते हैं तो आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता, वो जो इंटरेस्ट होता है वो वेरी करता रहता है टाइम टू टाइम। पर जब आप बॉन्ड में पैसा लगाते हो तो वो बॉन्ड में जो पैसा होता है वो आपको जो इंटरेस्ट होता है वो फिक्स्ड रूप से मिलता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड क्या है? दीज आर फंड्स ऑपरेटेड बाय एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। कौन ऑपरेट करता है? आपको पहले भी बताया कि आप कौन ऑपरेट करता है, इन्वेस्टमेंट कंपनी। एक इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है विच रेजेस मनी फ्रॉम द पब्लिक, मतलब कि पब्लिक से स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी लेके ये लोग क्या करते हैं, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी को लेके बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद उसको क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ एसेट्स मतलब शेयर डिबेंचर्स में उसको क्या करते हैं, उसको इन्वेस्ट कर देते हैं उस पैसे को। उसके बाद इन अकॉर्डेंस विद स्टेटेड सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इट्स अ substitute for those who are unable to invest directly in equities or debt because of resource, time और knowledge constraints। मतलब कि म्यूचुअल फंड किन लोगों के लिए अच्छा है? एक तो म्यूचुअल फंड की सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरी बात कि जो जिसके पास थोड़ा थोड़ा पैसा भी है तो वो भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकता है। तो चलो ये हो गया। उसके बाद ये क्या लिखा है यहाँ पे, नेट एसेट वैल्यू। नेव इज नेट एसेट वैल्यू कैसे निकालते हैं? इज कैलकुलेटेड एज द वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द फंड माइनस एक्सपेंसेस। मतलब यहाँ पे लिखती हूँ इसको मैं, आगे थोड़ा लिखते हैं, ऐसे पता चलेगा, आपको दिखाई देगा। हाँ, नेव इज कैलकुलेटेड एज द वैल्यू ऑफ ऑल द शेयर्स, वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स, ठीक है। माइनस कर देना उसमें से क्या, एक्सपेंस को आपको माइनस कर देना है, डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ यूनिट से, नंबर ऑफ यूनिट्स इशूड। तो आपका क्या निकल जाएगा कि नेट एसेट वैल्यू क्या है, नेट जो एसेट की वैल्यू है वो क्या है, ठीक है, ये आपका निकल जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, सो दैट मैं आपका डाउट जो है वो क्लियर कर दूं, ठीक है। आगे आ जाते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज मेंट बाय स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? द सिक्योरिटीज कंट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 SCRA डिफाइंड स्टॉक एक्सचेंज एज एनी बॉडी ऑफ individuals whether incorporated or not constituted for the purpose of assisting, regulating or controlling the business of buying, selling or dealing in securities। ठीक है, कोई भी बॉडी, कोई इंडिविजुअल, कोई भी चाहे इनकॉर्पोरेटेड हो, बट जो सिक्योरिटीज के डीलिंग में हेल्प करे, सिक्योरिटीज के डीलिंग के काम को रेगुलेट करे, उसको कंट्रोल करे, तो ऐसी बॉडी कौन सी क्या होती है? स्टॉक एक्सचेंज होती है। जब आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में, बट अभी भी मैं आपको एक ब्रॉडर आइडिया दे देती हूँ कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये जो NSE लिखा है ये का क्या मतलब है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज ए नेशनल स्टॉक, मतलब ये तो लिखा हुआ है इसमें, बट जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं वो मतलब हमारे इंडिया में क्या है, 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये तो हो गया स्टॉक एक्सचेंज जो सिक्योरिटीज के डीलिंग में हेल्प करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। तो वो बॉडी कौन होती है? वो बॉडी होती है स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। आगे आ जाते हैं, व्हाट इज एन इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर क्या होता है? इसको यहाँ से पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगी। मान लो कि एक कंपनी है, एक कंपनी मैंने शुरू करी है, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए उस कंपनी को शुरू करने के लिए, मेरे पास 60,000 रुपए हैं, मुझे कितने रुपए की जरूरत है? मुझे 40,000 रुपए की और जरूरत है। तो मैं क्या करूंगी, मैं कहूंगी अब देखो, या तो मैं अकेले मालिक बन जाऊं कंपनी की, या फिर मैं क्या करूंगी कि मैं बहुत सारे लोगों को, मतलब मैं एक नोटिस निकालती हूँ कि भाई मैं अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बेच रही हूँ, तो जिसके पास भी पैसा है अगर और वो मालिक बनना चाहता है तो आओ पैसा दो, अपना पैसा इन्वेस्ट करो और यहाँ पे एक अपनी हिस्सेदारी ले लो, ठीक है। तो जो इक्विटी जो होते हैं, अब जैसे कि 40,000 है, अब मान लो 4 इन्वेस्टर आए मेरे पास, वो बोलते हैं कि भाई हम 10-10 हजार रुपए में खरीद लेंगे, तो क्या होता है कि वो जो चारों जो इन्वेस्टर है उन्होंने इक्विटी के शेयर खरीद लिए। अब वो क्या होगा, वो मेरी कंपनी में एज अ ओनर रहते हैं, ठीक है। तो यही होता है कि शेयर, समझ में नहीं आता ना, जब बच्चे शुरू करते हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ना तो उन्हें समझ में नहीं आता शेयर होता क्या। तो अब समझ में आ गया आपको शेयर क्या होता है। कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेचती है
और उस हिस्सेदारी के बदले इन्वेस्टर से पैसा लेती है और उस पैसे से अपने बिजनेस को रेज करती है और अपने बिजनेस को में ग्रोथ करने की कोशिश पूरी रहती है कंपनी की। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं कि इधर क्या लिखा है। टोटल इक्विटी कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू इक्वल यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन, मतलब कि ये है इक्वल यूनिट्स में डिवाइडेड रहती है कंपनी की, मतलब छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल डिनोमिनेशंस में वो जो हिस्सेदारी है कंपनी की उसको बांट देते हैं। ईच कॉल्ड अ शेयर, ये शेयर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 है, ऐसे मतलब कितने शेयर हो गए इस कंपनी के? इस कंपनी के होगा 16 शेयर। इतनी बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल इन अ कंपनी द टोटल इक्विटी कैपिटल इज दिस, और आपको ये समझ में आ जाएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओह अब आ जाते हैं डेट। डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। पहले तो आपको इसको समझना है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि डेट मतलब होता है उधारी। मैं यहाँ पे लिखती हूँ डेट। ठीक है, डेट के भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है बॉन्ड, एक होता है डिबेंचर। ठीक है, जो बॉन्ड होता है उसे कौन इशू करता है? उसे इशू करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अभी बताया था ना, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है। जो डिबेंचर होते हैं उसको कौन इशू करता है? उसको प्राइवेट कॉर्पोरेशन जो होती हैं वो इशू करती हैं। इतनी बात समझ में आई? अब जो इधर लिखा है वो पढ़ लेते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? डेट इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट द कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय वन पार्टी लैंड्स मनी, एक पार्टी मनी लैंड करती है, मनी देती है, टू अनदर ऑन प्री डिटरमाइंड टर्म्स, मतलब कुछ टर्म्स होती हैं विद रिगार्ड टू रेट, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना रीपे होगा। ठीक है, उसके हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो कि इशू कर रहा है बॉन्ड को या फिर किसी भी प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर को अपना पैसा देता है। तो इतनी बात समझ में आ गई। इन द सिक्योरिटीज मार्केट द टर्म बॉन्ड, जो बॉन्ड जो होता है वो कौन इशू करता है? इशूड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ये एक सरकारी चीज है, एक गवर्नमेंट चीज है। ठीक है, एंड पब्लिक सेक्टर। एंड द टर्म डिबेंचर, जो डिबेंचर जो यहाँ पे लिखा है वो कौन इशू करता है? वो इशू करती है कोई भी प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। तो ये सब जो हम पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है? ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑप्शन है जिसमें कि कोई भी इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट हिज और हर मनी। ओके, व्हाट इज अ डेरिवेटिव? अब डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव से जैसे आपको वर्ड से पता चलेगा, डेरिवेटिव बना है डिराइव वर्ड से। तो ये क्या है कि किसी भी अंडरलाइंग एसेट से जिसकी डेरिवेटिव की जो प्रोडक्ट है, जिसे यहाँ पे पढ़ लेते हैं पहले। डेरिवेटिव इज अ प्रोडक्ट whose value is derived from the value of one or more basic variables called underlying। ठीक है, और जो अंडरलाइंग एसेट होती है वो कौन होती है? इक्विटी, इंडेक्स, फॉरेन एक्सचेंज। मतलब डेरिवेटिव एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू किसी एक या 2 वेरिएबल्स से निकलती है, और वो वेरिएबल्स वो अंडरलाइंग एसेट्स कौन से होते हैं? इक्विटी, इंडेक्स, फॉरेन एक्सचेंज। बेसिकली डेरिवेटिव एक क्या कहते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कि जो पार्टीज होती हैं वो बताती हैं भाई कि देखो इस टाइम पर इस इतने रुपए में हम 6 महीने के बाद 100 रुपए में हम दोनों पार्टी डील करेंगे। तो ये डील होके ही रहेगी चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। ठीक है, आगे ये म्यूचुअल फंड वाला, ये हमने वैसे तो पढ़ लिया है बट फिर भी देख लेते हैं एक बार। म्यूचुअल फंड से बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड विद सेबी, सेबी के संग बॉडी कॉर्पोरेट है, रजिस्टर्ड होती है, सेबी के संग पूल करती है मनी फ्रॉम इंडिविजुअल कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स, फिर इन्वेस्ट कर देती है उसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जैसे कि इक्विटी शेयर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। म्यूचुअल फंड कैन बी कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी। अब ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, मान लो कि कोई एमसीक्यू में पूछ रहा है, वहां पे एक ऑप्शन है म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएट है या नहीं है, या फिर और भी चीजें लिखी है, तो म्यूचुअल फंड जो है वो एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट है जो कि क्या करती है? जनता से पैसे लेके दूसरी जगह लगाती है। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसमें जो भी लिखा है वो आप पढ़ लीजिएगा, आपको नहीं समझ में आए तो आप बात करेंगे आगे, कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। व्हाट इज एन इंडेक्स? इंडेक्स क्या होता है? जैसे कि कोई भी जो कॉपी होती है, जब हम कोई कॉपी बनाते हैं तो उसके आगे हम एक इंडेक्स बनाते हैं। इंडेक्स में हम क्या लिखते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक इस कॉपी में या कौन कौन से चैप्टर हमने कर रखे हैं। उसी तरीके से मार्केट का भी ना एक इंडेक्स होता है
जब इतना बड़ा मार्केट है उसमें बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज की बहुत सारी सिक्योरिटीज है। जब मैं एज ए न्यू इन्वेस्टर जब जाऊंगी ट्रेडिंग करने के लिए तो मुझे समझ में नहीं आएगा ना कि किस कंपनी में ट्रेडिंग करनी है, किस कंपनी की कौन सी सिक्योरिटी में ट्रेडिंग करनी है। तो क्या होगा, जो स्टॉक एक्सचेंज है उसने एक इंडेक्स बनाया है। तो जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें तो उसका इंडेक्स क्या है, उसका इंडेक्स है निफ्टी, जिसमें अब जो पहले उसमें 50 कंपनीज होती थी, अब उसमें 75 कंपनीज होने लगी। तो उस 75 कंपनीज में जो सिक्योरिटीज हैं उनका जो एवरेज जो प्राइस चलता है ना, उसके हिसाब से एक इंडेक्स बना दिया जाता है, ताकि इंडेक्स को देख के इन्वेस्टर को पता चल जाए कि एवरेज प्राइस मूवमेंट कितनी हो रही है मार्केट में। ठीक है, आइए अब ये देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। An index shows how a specified portfolio of share prices are moving in order to give an indication of market trends। मतलब मार्केट ट्रेंड्स की इंडिकेशन देता है इंडेक्स। मार्केट में कैसा चल रहा है, मार्केट में लॉस हो रहा है, मार्केट में ऊपर जा रहा है, मार्केट कैसे चल रहा है, इसके बारे में कौन बताता है, इंडेक्स सब बता देता है। इट इज अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज and the average price movement of the basket of securities indicates the index movement वेदर अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। मतलब मार्केट अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है, इसके बारे में बता देता है हमें इंडेक्स। ओके, आगे देख लेते हैं व्हाट इज अ डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी क्या होता है? डिपॉजिटरी कुछ नहीं होता, डिपॉजिटरी एक बैंक की तरह ही होता है। जैसे हमारे बैंक होते हैं ना, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, तो उसी की तरह बैंक होता है। बट बैंक में हम क्या रखते हैं, बैंक में जो हमारे जो नॉर्मल जो बैंक होते हैं उसमें हम क्या रखते हैं, उसमें हम रखते हैं पैसा। ठीक है, बट जो डिपॉजिटरी होती है उसमें हम क्या रखते हैं, उसमें हम रखते हैं सिक्योरिटीज। देखते हैं, अ डिपॉजिटरी इज लाइक अ बैंक वेयर इन द डिपॉजिट्स आर सिक्योरिटी। वहां पे डिपॉजिट्स क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं सिक्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, पैसा कौन सी फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है। कौन सी फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब आ जाते हैं व्हाट इज डीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन क्या है? पहले क्या होता था, जो सिक्योरिटीज जब खरीदते थे जब इन्वेस्टर, तो उनको एक फिजिकल सर्टिफिकेट मिलता था। अब फिजिकल सर्टिफिकेट का कोई भरोसा नहीं है, वो बारिश में गीला हो जाए, वो खो जाए, उसे चूहे काट दें। तो ये जो थी एक प्रॉब्लमेटिक बात थी। तो अब क्या किया इन्होंने, स्टॉक एक्सचेंज मतलब एक रिफॉर्म है इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट का ये, कि वो लाए डीमटेरियलाइजेशन। एक प्रोसेस है बाय विच फिजिकल सर्टिफिकेट्स ऑफ एन इन्वेस्टर आर कन्वर्टेड टू एन इक्विवेलेंट नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। उसमें क्या होता है, जितने भी इन्वेस्टर होते हैं उनकी जो फिजिकल सर्टिफिकेट होते हैं उनकी सिक्योरिटीज को, उनको वो लोग जो डीमटेरियलाइजेशन जो प्रोसेस है उससे वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके पास रहता है, फिजिकल फॉर्म में नहीं रहता है। और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो चीज़ रहती है वो हमेशा वो सेफ भी रहती है अच्छे तरीके से। तो एक सेफ्टी मेजर की तरह ये एक काम करता है इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में। and credited to the investor as investor's account with his depository participant। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की हेल्प चाहिए होती है किसी भी इन्वेस्टर को ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, तो वही होते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपॉजिट क्या होता है, उसके बाद हम आगे भी इस जो ये पूरा जो हमारा इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट जो पूरी बुक है इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो ये था बेसिक, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।